अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बजट की मुख्य विशेषताएं 2025-26 के बजट के बारे में जानेंगे। बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन सारे प्रावधानों को आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। अगर बजट की बात की जाए तो बजट जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जिसको बजट न कहकर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण में बजट के वास्तविक अनुमान, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान 3 तरह के आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगर परिभाषा की बात की जाए तो एक वर्ष में किसी देश की सरकार अपनी प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के सम्मुख रखती या प्रस्तुत करती है उसे बजट कहा जाता है। बजट के उद्देश्यों में उच्चतम आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, कीमत स्थिरता बनाए रखना तथा असमानता को कम करना, गरीबी एवं बेरोजगारी को कम करना तथा संसाधनों का बेहतर आवंटन करना शामिल है। तो इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2025-26 का बजट 1 फरवरी 2025 में प्रस्तुत किया। तो 1 फरवरी 2025 में वित्त मंत्री द्वारा जो बजट संसद में प्रस्तुत किया गया, उस बजट में क्या क्या प्रावधान हैं, उन सारे प्रावधानों को आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। आज की यह क्लास जो है समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या क्या बजट में है। बजट जो है भारत के वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा जो है जारी किया जाता है या इसका प्रिंट निकाला जाता है। तो बजट की अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट जो है विकास में तेज़ी लाएगा, समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालेगा। इसके अलावा परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरेगा और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों को जारी रखेगा। कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश देश के लोगों से होता है। इस भावना के अनुरूप भारत को विकसित देश बनाने की संकल्पना वित्त मंत्री जी ने अपने इस 2025-26 के बजट में दोहराई, जिसमें उन्होंने विकास यात्रा में अपने कुछ उपायों में जैसे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान रखते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों में और विकास करने की बात कही, जिसमें कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करने की बात की गई। समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलने की बात इस बजट में की गई तथा भारत में विनिर्माण को बढ़ाने और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की बात भी इस बजट में कही गई। MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता देने की बात दोहराई गई। रोजगार द्वारा विकास को बढ़ाने की बात कही गई। इसके अलावा जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करने की बात बताई गई है। बजट में ऊर्जा आपूर्तियाँ सुनिश्चित करने की बात कही गई, निर्यात को बढ़ाने की बात कही गई, इसी प्रकार से नवाचार को पोषित करने की बात कही गई। और वित्त मंत्री जी ने विकास की इस यात्रा के लिए 4 शक्तिशाली इंजनों की बात कही है। वह 4 शक्तिशाली इंजन कौन से हैं? कृषि में विकास करने की बात की गई है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की बात की गई है, इसके अलावा निवेश की बात की गई है और निर्यात को बढ़ाने की बात की गई है। इन जो 4 या शक्तिशाली विकास के इंजन हैं, इन इंजनों के लिए ईंधन के रूप में कार्य जो है वह सरकारी सुधार कार्य करेंगे। जितने भी सरकारी सुधार होंगे वह सरकारी सुधार कृषि में, MSME में, निवेश में और निर्यात में होंगे तथा
इसके मार्गदर्शन या मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणा हमें समावेशिता से मिलेगी। और वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है विकसित भारत बनाना होगा 2047 तक। तो 2047 तक इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक निवेश या विस्तार करके भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस बात में और अंततः जो क्या होगा, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब इस बजट में जो है 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करने की बात की गई है, जिससे क्या होगा, भारत अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। जिसमें कराधान की बात की गई है, कराधान में सुधार करने की बात की गई है, विद्युत क्षेत्र में सुधार करने की बात की गई है, शहरी विकास में सुधार करने की बात की गई है, खनन क्षेत्र में सुधार की बात की गई है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार की बात की गई है और विनियामक क्षेत्र में सुधार की बात बजट में की गई। इसके अलावा विकसित भारत की आकांक्षा या विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए यह कुछ जो सरकारी प्रयास हैं किए जाएंगे, जिसमें विकास में तेज़ी लाने की बात कही गई है। समावेशी विकास सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य रखा गया है बजट में। और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना बताया गया है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के निवेश में नई जान डालने की बात कही गई है और परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरने की बात बजट में कही गई है। युवा, गरीब, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय में कृषि विकास को बढ़ावा और कृषि समृद्धि को बढ़ावा देने की बात की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिला विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात बजट 2025-26 में की गई है। कृषि धन धान्य कृषि योजना जो है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना या कृषि जिला विकास कार्यक्रम में 100 जिलों को शामिल करने की बात की गई है, जिसमें 1,70,00,000 लोगों को मदद मिलने की संभावना है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यह योजना 100 जिलों में चलाई जाएगी और उन जिलों में चलाई जाएगी जिन जिलों में उत्पादन कम है। जिन जिलों में उत्पादन कम है उन 100 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना चलाई जाएगी, जिसका उद्देश्य संबंधित कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धति को अपनाना है, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कृषि कटाई के बाद भंडारण की व्यवस्था को बढ़ाना है तथा सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार करना है। इसके अलावा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना जो है वह मुख्य रूप से जहां उत्पादन कम होता है उन 100 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाई जाएगी, बजट में ऐसा कहा गया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से अधिक ऋण की बात की गई है, जिसमें 7.7 करोड़ किसान, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा पहले 3 लाख रुपए थी और अब यह 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड की राशि कर दी गई है। इसके अलावा कपास उत्पादकता मिशन पर भी फोकस किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार में मदद मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात की गई है, जिसमें उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल के गुणों से संपन्न बीजों को लक्षित विकास और प्रचार करने पर बल दिया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उत्पादन प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने और FPO का गठन करने की बात जो है बिहार में की गई है। इसके अलावा दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात की गई है, जिसमें तूर,
उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया जाएगा। कौन कौन सी फसलें हैं? तूर, उड़द और मसूर, यह 3 दलहन फसलों पर 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया जाएगा। उसमें जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास एवं वाणिज्यिक उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा नए बीजों में, या नई जो पैदावार होगी उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाए जाने की बात की गई है। इसके अलावा उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। इसमें तूर, उड़द और मसूर की उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी, जिससे दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। इसके अलावा कटाई के बाद भंडार में सुधार और प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमत प्रदान करने की बात की गई है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक काम करेगा। भारतीय डाक का कायाकल्प करने की बात बजट में की गई है, जिसमें ग्रामीण समुदाय के आसपास स्थित जो डाक पोस्ट या डाकघर होंगे उनमें सुधार किया जाएगा। संस्थागत खाता सेवाएं डाकघर के माध्यम से भारत के नागरिकों को प्रदान की जाएंगी। डीबीटी, कैश आउट और ईएमआई पिकअप योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट सेवाएं और बीमा प्रदान किया जाएगा। डिजिटल सेवाओं की सहायता भारतीय डाकघरों में लेने की बात की गई है। इसके अलावा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय, क्या क्या उपाय हैं जिससे गरीब, युवा और अन्नदाता तथा नारी प्रभावित होगी? उसमें एमएसएमई को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की बात बजट में की गई है। इसके अलावा सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे और यह क्रेडिट कार्ड प्रथम वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो जो पंजीकृत उद्यम हैं उनके लिए 10 लाख क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे और उस क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए तक के लिए ब्याज ऋण लिया जा सकता है। इसके अलावा पहली बार में उद्यमियों के लिए योजना, जो महिलाएं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों सहित 5 लाख पहली बार में उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, ताकि अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक ऋण दिए जा सकें। तो इसमें भी ऋण बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा निम्नलिखित पर जोर देने के अधिदेश के साथ विनिर्माण मिशन शुरू किया जाएगा। विनिर्माण मिशन में क्या है कि व्यापार करने की सुगमता और लागत को बढ़ाया जाएगा। सुगमता बढ़ाई जाएगी, लागत कम की जाएगी। इसके अलावा मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य हेतु कामगार तैयार किए जाएंगे। जीवंत और शक्तिशाली एमएसएमई क्षेत्र बनाया जाएगा और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद विनिर्माण मिशन में शामिल होंगे। जलवायु अनुकूल विकास के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्मित की जाएगी। इसके अलावा श्रम क्षेत्र के लिए उपाय, श्रम क्षेत्र में फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम चालू की जाएगी, जिसमें इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा और 1.1 लाख करोड़ के निर्यात होने की संभावना बजट में व्यक्त की गई। इसके अलावा खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे, जैसे क्लस्टरों, कौशलों और विनिर्माण इकोसिस्टमों पर जोर देना, जिससे ऐसे उच्च गुणवत्तापूर्ण, अनूठे और टिकाऊ खिलौनों का निर्माण हो जो मेक इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब मेक इन इंडिया ब्रांड को और भी आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता एवं रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा गारंटी सुरक्षा के साथ ऋण की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी, जो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा, 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया जाएगा एमएसएमई में, और निर्यातक स्टार्टअप 10 से 20 कर दिया जाएगा। और निर्यातक जो एमएसएमई है उसमें ऋण की जो सीमा है वह 20 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। अगर एमएसएमई की बात की जाए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जो हैं
वह भारत में उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है, जो 7.5 करोड़ रोजगार जो है प्रदान करता है। एमएसएमई उद्योग जो है लोगों 7 करोड़ 50 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई का 36% योगदान है, बजट में बताया गया है। और 1 करोड़ से ज़्यादा जो है पंजीकृत एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जो 45% निर्यात, जो कुल निर्यात होता है जितना, उसका 45% निर्यात जो है वह एमएसएमई उद्योगों द्वारा किया जाता है। अच्छा, एमएसएमई उद्योगों की नई परिभाषा जो है उसमें परिवर्तन किया गया है। जैसे यह परिभाषा 2020 में निवेश और टर्नओवर के आधार पर निर्धारित की गई थी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए, जो वर्तमान में 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ थी। तो यह संशोधित निवेश जो है सूक्ष्म उद्योगों के लिए 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, लघु उद्योग के लिए 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है और मध्यम उद्योग के लिए 125 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं। इसके अलावा टर्नओवर की अगर बात की जाए तो सूक्ष्म उद्योग में टर्नओवर की बात, सूक्ष्म उद्योग में पहले जो है 5 करोड़ रुपए थी, लघु उद्योग में 50 करोड़ और मध्यम उद्योग में 250 करोड़ रुपए थी। और अब संशोधित जो मानदंड हैं उसमें टर्नओवर में सूक्ष्म उद्योग के लिए 10 करोड़ रुपए, लघु उद्योग के लिए 100 करोड़ रुपए और मध्यम उद्योग के लिए 500 करोड़ रुपए संशोधित टर्नओवर की बात की गई है। आगे, युवा, गरीब, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित जो विकास के उपाय हैं उसमें किस किस पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे लोग, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करने की बात की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा। नवाचार उद्यम में निवेश करने की बात की गई है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण स्कीम 2.0 प्रारंभ की जाएगी। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा तथा सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जिसमें स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तक डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें वैश्विक विशेषज्ञता और जिम्मेदारियां शामिल होंगी। इसके अलावा अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी और अगले 5 साल में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं जो है स्थापित की जाएंगी। इससे नवाचार में बढ़ावा मिलेगा। तो इसके अलावा शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र जिसका कुल बनाए जाएंगे और जिसका जो आवंटन किया गया है वह आवंटन 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा यह 500 करोड़ रुपए किया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा सुनिश्चित कराई जाएगी। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने की बात की गई है और अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य जो है रखा गया है, जिसमें 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंकों से अधिक ऋण, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्डों और क्षमता निर्माण सहायता के साथ सुधार किए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफार्म कामगारों का कल्याण की अगर बात की जाए तो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। युवा, गरीब, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित जो विकास के उपाय हैं उन विकासों में लोग, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश किया जाएगा, जिसमें अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से पूंजी व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और प्रोत्साहन के लिए और सुधार के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन जो 100% कवरेज प्राप्त करना है बजट में बताया गया है और इसे बढ़ाकर जो है वह 2028 तक, जल जीवन मिशन स्कीम को 2028 तक कर दिया गया है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र में अगर सुधार की बात की जाए तो वितरण सुधारकों के लिए प्रोत्साहन तथा राज्य के सभी ट्रांसमिशन में वृद्धि की जाएगी और ये सुधार करने के लिए राज्यों को जीएसडीपी की 0.5% की अतिरिक्त उधारी दी जाएगी। इसके अलावा परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30 नई परियोजनाओं
में 10 लाख करोड़ की पूंजी वापसी लाने के लिए शुभारंभ किया जाएगा। शहरी चुनौती निधि, इसमें क्या किया गया है, विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता का प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा समुद्री विकास निधि सरकार द्वारा 49% तक योगदान के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए 2500 करोड़ का संग्रह किया जाएगा। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल देयता अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। और उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा। भविष्य में बिहार की ज़रूरतों पर फोकस किया गया है, जिसमें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर, ERM परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बिहार को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा स्वामी निधि 2 योजना में मिश्रित वित्तीय सुविधाओं के माध्यम से 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के लिए 1500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन की अगर बात की जाए तो इसमें राज्यों के साथ साझेदारी से शीर्ष 50 पर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा और सुव्यवस्थित ई-वीज़ा सुविधा की शुरुआत की जाएगी। हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राज्यों को निष्पादन समृद्ध प्रोत्साहन दिया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण दिया जाएगा और पर्यटन गंतव्यों तक यात्रा की सुगमता और संपर्क को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा गरीब युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपायों में देखते हैं क्या है, लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करने की बात की गई है, जिसमें PM अनुसंधान अध्येता वृत्ति योजना में IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल के कार्यान्वयन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है तथा फसल जर्म प्लाजा के लिए जीन बैंक की स्थापना की जाएगी और भविष्य में खाद्य और पोषाहारी सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाजा लाने वाली दूसरा जीन बैंक उपलब्ध कराया जाएगा। और राष्ट्रीय भूमि स्थानिक मिशन के अंतर्गत बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करना, PM गतिशक्ति का उपयोग करते हुए भू अभिलेखों, शहरी योजनाओं और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए डिजाइन के आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करने की बात की गई है। ज्ञान भारतम मिशन, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखीकरण और संरक्षण किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। निर्यात संवर्धन की अगर बात की जाए तो निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों में MSME को निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा और विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद की जाएगी। इसके अलावा भारत ट्रेड नेट व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तीय समाधान के लिए एकीकृत प्लेटफार्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। इसके अलावा GCC के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की बात की गई है, जिसमें उभरते हुए Tier 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य का मार्गदर्शन सुनिश्चित होगा। एयर कार्गो के लिए भंडार गृह सुविधा स्थापित की जाएगी, जो बागवानी उत्पादों सहित भंडार सुविधा को उन्नयन में महत्वपूर्ण स्थान देंगे। इसके अलावा ईंधन के रूप में क्या सुधार किया गया है, ईंधन के रूप में तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास की बात है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्वसहायता समूह सदस्यों और लोगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क चालू किया जाएगा। इसके अलावा NABF
आईडी द्वारा अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री 2025 से शुरू की जाएगी। संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री 2025 से शुरू की जाएगी तथा कंपनियों के विलय के शीघ्र अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। और बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो है वह 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। तो बीमा क्षेत्र में जो निवेश की सीमा है वह कितनी 100% कर दी गई है। अब कर सुधार में देखते हैं क्या है। तो कर सुधार में प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर लाने का प्रस्ताव किया गया है। विनियामक सुधारों में उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक तैयार किया जाएगा। FSDC तंत्र वर्तमान वित्तीय विनियामक और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा उनकी प्रक्रियात्मकता बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जन विश्वास विधेयक 2.0 जो है वह 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित किया जाएगा। अप्रत्यक्ष कर में सुधार की बात की जाए तो इसमें अप्रत्यक्ष कर में क्या प्रस्ताव है। औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाया गया है, जिसमें 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से अधिक उपकर या अधिभार का उद्ग्रहण न करना होगा और प्रभावी ड्यूटी इंसिडेंस बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर लगाया जाएगा। क्षेत्रीय विशिष्ट प्रस्तावों में मेक इन इंडिया, LED LCD टीवी के लिए ओपन सेल, टेक्सटाइल के लिए लूम, मोबाइल फोनों और EV की लिथियम आयन बैटरी से संबंधित पूंजीगत माल में छूट दी जाएगी। मतलब LED LCD और इसके अलावा टेक्सटाइल के लिए लूम, मोबाइल फ़ोन, यह सब क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा MRO का संवर्धन, जलपोत निर्माण और पुराने जहाज़ों को तोड़ने से संबंधित माल के संबंध में 10 वर्ष की छूट था। मरम्मत की आयातित रेल माल के निर्यात की समय सीमा में विस्तार किया गया है। इसके अलावा निर्यात संवर्धन, हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्रों के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट की बात की गई है तथा व्यापार सुविधा में अनंतिम निर्यात को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। स्वीकृति के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों की स्वेच्छा से घोषणा करने तथा ब्याज सहित लेकिन बिना जुर्माने के शुल्क का भुगतान करने के लिए नया प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा अगर जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में सुधार की बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं औषधियों को छूट प्राप्त सूची में रखा जाएगा। इसके अलावा 6 दवाओं में 5% शुल्क वाली सूची होंगी तथा 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ा जाएगा। और दुर्लभ रोगों जैसे कैंसर, गंभीर चिरकालिक बीमारियों की दवाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। अप्रत्यक्ष कर में अगर सुधार की बात की जाए तो व्यावसायिक सुगमता में 3 वार्षिक ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में न्यूनतम मूल्य निर्धारित हेतु एक योजना का शुभारंभ किया जाएगा तथा मुकदमेबाजी को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए सुरक्षित हर्बल नियमावली के दायरे को बढ़ाया जाएगा। कर सुधारों में प्रत्यक्ष कर सुधारों में मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान के साथ वैयक्तिक आयकर में सुधार किया गया है। और वैयक्तिक आयकर में क्या सुधार किया गया है, 2025-26 के बजट में नई कर व्यवस्था के अंतर्गत जो है वह 12 लाख आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। पूंजीगत लाभ को छोड़कर यह जो राशि होगी 1 लाख रुपए पर महीने होगी। तो 1 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वह उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण बढ़ जाएगी, तो 12,75,000 हो जाएगी। इसके अलावा सभी करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए
सभी श्रेणियों का स्लैब और दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, वित्त मंत्री जी ने बताया था। और यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफ़ी कम कर देगी और घरेलू उपभोग, बचत एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध कराएगी। तो कर स्लैब जो है देख लेते हैं क्या है कर स्लैब, जिसमें यह 0 शून्य है। 0 से अगर 4 लाख रुपए है तो शून्य है। 4 से 8 लाख रुपए 5% टैक्स है। 8 से 12 10% टैक्स है। और 12 से 16 15% टैक्स की बात की गई है। 16 से 20 लाख अगर इनकम है तो 20% बात की गई है। 20 से 24 लाख इनकम 25% की बात की गई है। और 24 से ज़्यादा अगर इनकम है तो 30% टैक्स देने की बात की गई है। इसके अलावा कठिनाइयों को दूर करने के लिए TDS और TCS का युक्तिकरण किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती 50,000 रुपये से दोगुना कर 1 लाख कर दिया गया। TDS और TTS में किराया पर TDS के लिए 2.5 लाख वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देने के संबंध में अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को वर्तमान में 2 से 4 वर्ष तक बढ़ाया गया है। अनुपालन बोझ को कम करना, तो अनुपालन बोझ को कम करने के लिए छोटे न्यासों संस्थाओं के लिए उनकी पंजीकृत की अवधि जो है वह 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रोजगार और निवेश की अगर बात की जाए तो रोजगार और निवेश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए कर निश्चितता की बात की गई है। अंतर्देशीय जलयानों हेतु टनभार पर स्कीम की बात की गई है। स्टार्टअप के निर्गमीकरण के लिए 5 वर्ष का विस्तार किया जाएगा। और वैश्विक कंपनियों के लिए लीजिंग यूनिटों, बीमा कार्यालयों और ट्रेजरी केंद्र को विशेष लाभ जो IFSC में स्थापित हैं दिए जाएंगे। अवसंरचना और ऐसे अन्य क्षेत्रों में निवेश करते हुए प्रतिभूतियों से हुए अभिलाभों पर श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड IMF संबंधी कराधान को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा रुपया कहाँ से आता है, तो कहाँ से कितना रुपया आता है इस चार्ट में देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा रुपया अगर देखा जाए तो कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा रुपया जो है वह 24% उधारी एवं अन्य देनदारियों से 24% रुपया मिलता है। इसके बाद आयकर से 22% रुपया मिलता है। और फिर GST से 18% रुपया मिलता है। फिर इसके बाद निगम कर से 17%। तो यह फर्स्ट हो जाएगा या सेकंड हो जाएगा या थर्ड हो जाएगा, और निगम कर 4th नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद 9% रुपया जो है गैर कर प्राप्तियों से प्राप्त होता है। और 5% केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में रुपया प्राप्त होता है। और 4% सीमा शुल्क हो जाएगा। और 1% गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से रुपया प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से प्राप्त किया जाता है, उधारी एवं अन्य देनदारियों से रुपया हमें मिलता है। फिर सेकेंड नंबर पर आयकर से रुपया मिलता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब रुपया कहाँ जाता है, तो सबसे पहले खर्चा देखते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर खर्चे की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है राज्य का कर एवं शुल्क में हिस्सा, तो 22% जो है राज्यों का कर एवं शुल्क में हिस्सा के रूप में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। फिर इसके बाद ब्याज भुगतान के रूप में खर्चा होता है 20% पैसा। और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम रक्षा एवं सब्सिडी पर पूंजीगत व्यय को छोड़कर यहाँ 16% जो है केंद्रीय स्कीमों पर खर्च होता है। इसके बाद 8% जो है वह रक्षा पर, वित्तायोग और अन्य अंतरण पर, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों पर और अन्य व्यय पर 8% पैसा खर्चा हो रहा है। और 6% जो है प्रमुख सब्सिडियों पर पैसा दिया जा रहा है। और पेंशन पर 4% पैसा दिया जा रहा है। तो खर्चे की सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो राज्यों का कर एवं शुल्क जो है सबसे ज़्यादा उस पर पैसा खर्चा होता है, जाता है, वहाँ जाता है। फिर ब्याज भुगतान में 20% जाता है। अब अगर राजस्व प्राप्तियों की बात की जाए तो राजस्व प्राप्तियों में एक्चुअल, बजट एस्टीमेट, रियल एस्टीमेट और बजट एस्टीमेट, तो क्या है इसमें देख लेते हैं। कुल प्राप्तियों की अगर बात की जाए तो राजस्व प्राप्तियों में जो प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियां
वह इसमें बजट एस्टीमेट 2025-26 में 34.2 लाख करोड़ है और रियल एस्टीमेट में वास्तविक अनुमान जो है 2024-25 में 30.9 लाख करोड़ रुपए था और बजट एस्टीमेट 2024-25 में 31.3 लाख करोड़ रुपए था। इसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियों में 2025-26 में बजट अनुमान जो है वह 16.6 लाख करोड़ रुपए है और 2024-25 में रियल एस्टीमेट 16.3 लाख करोड़ रुपए है और यह 2024-25 में बजट एस्टीमेट जो है वह 16.9 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। यह प्राप्तियों की पूंजीगत प्राप्तियों और राजस्व प्राप्तियों की बात है। इसी प्रकार से अगर व्यय की बात की जाए तो प्रभावी पूंजीगत व्यय में यह व्यय बजट अनुमान 2025-26 में 15.5 है और राजस्व व्यय में यह 39.4 है। इसके अलावा मजबूत आर्थिक बुनियाद और घाटे की प्रवृत्ति में इसमें देखते हैं कौन सा घाटा कितना 2025-26 में कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो अगर फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा की बात की जाए फिजिकल डिफिसिट जो है वह 4.4% बजट अनुमान लगाया गया है। रेवेन्यू डिफिसिट राजस्व घाटा जो है 1.5% अनुमान लगाया गया है। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट प्रभावी राजस्व घाटा बजट अनुमान 2025-26 में 0.3% है और इसके बाद यह है प्राथमिक डिफिसिट जो है वह 0.8% लगाया गया है। तो यह फिजिकल डिफिसिट यह 4.4% है, रेवेन्यू डिफिसिट 1.5% है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 0.3% है और प्राइमरी डिफिसिट 0.8% है। तो यह बजट अनुमान जो है लगाया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल अंतरण की अगर बात की जाए तो यह अंतरण जो है 25.60 लाख करोड़ रुपए 2025-26 के बजट में लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। प्रमुख मदों का व्यय, तो प्रमुख मदों में व्यय जो है रक्षा व्यय यह इतना दिया गया है 4,91,732 करोड़ रुपए रक्षा व्यय है। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास पर व्यय जो है वह 2,66,817 रुपये ग्रामीण विकास पर खर्चा की बात की गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय पर 2,33,211 रुपये है। कृषि और समृद्धि कार्यकलाप पर 1,71,437 करोड़ रुपये है। शिक्षा पर 1,28,650 रुपये खर्च करने की बात की गई। इसी प्रकार से स्वास्थ्य पर जो खर्च है वह 98,311 करोड़ रुपए है और शहरी विकास पर 96,777 करोड़ रुपए है। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना दूरसंचार पर 95,298, ऊर्जा पर 81,174, वाणिज्य और उद्योग पर 65,553 करोड़ रुपए और समाज कल्याण पर 60,052 करोड़ रुपए और वैज्ञानिक विभाग पर कितना है 55,679 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने बजट में क्या क्या सुधार किए गए उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। बजट कैसा रहा, किस वर्ग को ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो बजट में अगर देखा जाए तो संपूर्ण समाज के विकास के लिए बजट यह सरकार द्वारा लाया गया है जिसमें हर वर्ग के व्यक्तियों को ध्यान में रखा गया है। मुख्य रूप से युवा, बेरोजगार, अन्नदाता मतलब किसान एवं नारी शक्ति को भी बहुत महत्व दिया गया है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर सुधारों के माध्यम से विकसित भारत की ओर बढ़ने की संकल्पना को लोकतांत्रिक जननांकिकी और
मांग के प्रमुख आधार स्तंभ बजट में बताया गया है। मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करने की बात बजट में की गई है तथा सरकार ने मध्यम वर्ग के योगदान को देखते हुए अनेक बार जो है कर के बोझ को कम किया है समय समय पर। 2014 में के बाद जो 2014 के बाद जब तुरंत सरकार बनी थी तो शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था। 2009 में कितना कर दिया गया था? 2019 में 5 लाख रुपए, 2023 में 7 लाख कर दिया गया है और अब 2025-26 के बजट में वह कर स्लैब को जो है 12 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने बजट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की जो आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न भी एग्ज़ाम में मिल सकते हैं।